नमस्कार, मैं आरपी शर्मा रॉयल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम सब महिला दिवस मनाते तो हैं, लेकिन उसके पीछे महिलाओं का जो मोटो होना चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए, जो अधिकार होना चाहिए, वो उनको हम उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं जैसा कि अपने को देखना चाहिए। उनको पुरुषों के समान अधिकार होने चाहिए, उनको अवसर मिलने चाहिए, ऐसा सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे बीच हैं अंजलि मीणा जी, जो पूर्व राजस्थान यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज से प्रेसिडेंट रहे हुए हैं और साथ ही वर्तमान में यह महिला फायर फाइटर, जो कि उत्तरी भारत की प्रथम महिला फाइटर हैं भारतीय विमान पतन के अंतर्गत। ठीक है, स्वागत है अंजलि जी आपका रॉयल एकेडमी नमस्कार, का। आपका बहुत बहुत। ठीक है, तो आपने राजनीतिक फील्ड में होते हुए स्टूडेंट लीडरशिप निभाते हुए आपने ये एक जॉब चुना फायर फाइटर का, ये जज्बा आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो कि हमारे बच्चों द्वारा आपसे किया गया है। मैं सर्वप्रथम तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरा बचपन से ही सपना था कि कुछ अलग करने का। तो जब मैं महारानी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे लगा कि मुझे इलेक्शन के माध्यम से मैं लड़कियों की और जो सोसाइटी है उसके अंदर मैं कुछ अलग कर सकती हूँ। तो मैंने इलेक्शन लड़ा, वहाँ पर मुझे कुछ अलग करने का मौका मिला, लड़कियों को मोटिवेट करने का मौका मिला। पर जैसे कि मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, क्योंकि मेरे फादर श्री रामचंद्र जी भी एयरपोर्ट फायर सर्विस में अपनी सेवाएं जयपुर एयरपोर्ट पर मेरे साथ दे रहे हैं। तो मैं शुरू से ही उनकी सर्विस से इंस्पायर थी, और जब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे ज्वाइन करा। आज पहली बार एक पिता और बेटी साथ एयरपोर्ट फायर सर्विस में ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप महिला सशक्तिकरण का एक जाना माना उदाहरण है, और आपने जो ये जॉब चुना है बहुत ही एक सटीक जॉब है। ये एक आपका जज्बा है, इसको मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। तो आपने जब ये डिप्लोमा किया था तो उस समय आपके मन में क्या ख्याल थे कि एक्चुअली मैं फायर फाइटर बनूंगी, या एक क्वालिफिकेशन चाहिए थी आपको? सर देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब ये भर्ती निकाली थी तो मैंने इसका एग्जाम दिया था। पहले हमारा रिटन टेस्ट हुआ, फिर फिजिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद अपना फायर सर्विस का कोर्स करवाती है। इसके 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं, एक है फायर ट्रेनिंग सेंटर एफटीसी नई दिल्ली, और एक है एफएसटीसी फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता नारायणपुर। तो मैंने कोलकाता नारायणपुर से फायर सर्विस की ट्रेनिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हम सारे सेलेक्टेड बैच को दी गई, और उस वहीं पर ही हमारा फिजिकल ट्रेनिंग और थ्योरी ट्रेनिंग, हमें वहीं पर ही सारा फायर के बारे में ट्रेन किया गया। अच्छा जी, आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग कहाँ पे थी? मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग अभी जयपुर एयरपोर्ट पर ही है। तो फिलहाल में आप जयपुर एयरपोर्ट पर? अभी मैं जयपुर एयरपोर्ट पर ही कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपने जो फर्स्ट ज्वाइनिंग की तो वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर, वहाँ के अनुशासन, डिसिप्लिन स्टाफ के आपके साथ कैसा था? जब मैंने यहाँ पे सर्विस को ज्वाइन किया तो सब लोगों ने मेरा साथ दिया। सब लोग मुझे समझाते थे, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो सब लोग मुझे मोटिवेट करते थे, और मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं यहाँ पे अकेली लड़की हूँ और इन सबके बीच में ड्यूटी कर रही हूँ। सभी का एक फैमिलियर बिहेवियर रहा, और मुझे काफी, फिर जैसे खेल कूद में भी मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तब भी सबने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत अच्छा। अच्छा, आप स्पोर्ट्स से भी हैं? हाँ, मैं अभी एथलेटिक मीट हुई थी कालीकट केरला, तो मैं वहाँ पे मैंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। अच्छा, फायर सर्विस के अंदर कर दिया वैसे ओपन में? नहीं, हम ओपन में हुआ था, और फायर सर्विस में भी, इंडियन फायर गेम्स में भी हम जा सकते हैं। अभी है? नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के डिपार्टमेंटल जो एथलेटिक मीट हुई थी उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और इंडियन फायर गेम्स होते हैं उनमें भी जा सकते हैं। आप लड़कियों को किस प्रकार मोटिवेट करेंगे कि जोखिम से भरा जॉब पुरुष नहीं महिलाएं भी कर सकती है? मैं अब सभी गर्ल से यही कहना चाहती हूँ कि आज कोई भी काम ये नहीं है कि जोखिम से भरा हम काम नहीं कर सकते। ये हमारी मेंटलिटी और फिजिकली स्टेज पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा काम कर सकते हैं। आज जेंडर के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये वीक है या ये स्ट्रोंग है। ये हमें खुद को ही, अगर एक लड़का ज्यादा काम कर सकता है, लड़की कम कर सकती है, ये हमारी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। तो बस यही है कि हमें मेंटली स्ट्रोंग रहते हुए फिजिकली स्ट्रोंग होकर काम करना है। आप एक राजनीतिक फील्ड से थे पूर्व में, उसके बाद में आपने स्टूडेंट लीडरशिप को त्याग कर फायर फाइटिंग में जॉब चुना है, तो इसके पीछे मेन कारण क्या रहा होगा आपका?
जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल फील्ड में मैं बहुत अच्छा कर रही थी, मुझे गर्ल्स की सहायता करने का, महिलाओं को मोटिवेट करने का काफी मौका मिला। पर इस फील्ड को ज्वाइन करने का मेरा ये था कि जब मेरा सिलेक्शन इस सर्विस में हुआ तो काफी लोगों ने मुझे कहा कि ये तो गर्ल्स की मतलब ये तो काफी ये तो एक मैन डोमिनेटेड सोसाइटी के लोगों की सर्विस है, ये तो पुरुष प्रधान जॉब है, ये लड़कियों से ये चीजें नहीं हो पाती, वो रेस्क्यू नहीं कर सकती है। तो मुझे लगा कि एक अलग मतलब एक एग्जाम्पल सेटअप करने का मौका मिला है, गर्ल्स के लिए आइडल बनने का मौका मिला है, तो क्यों ना मुझे ये सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए। उस जिस वक्त मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ तो मेरा राजस्थान सरकार में भी एज ए टीचर सिलेक्शन हुआ, पर मैंने वो जॉब छोड़कर इस सर्विस को ज्वाइन करा कि मैं गर्ल्स के लिए एक एग्जाम्पल साबित कर सकूं, जिससे कई लड़कियां ज्यादा ज्यादा इस फील्ड में आ सके। और जैसे ही मैंने सर्विस को ज्वाइन किया तो काफी कॉलेज से भी गर्ल्स के मैसेज आते हैं, मेरे से मिलती भी है और काफी धीरे धीरे इस कोर्स में इंटरेस्ट दिखा रही है। जैसे मेरे रिक्रूट के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट है, वहां पर एशिया का सबसे बड़ा फायर सर्विस की गर्ल्स की टीम है, वहां पर 14 गर्ल्स एफटीसी ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता से ट्रेनिंग करके गई है और वो पूरा संभाल रही है वहां पर। तो ये भी हमारे एयरपोर्ट फायर सर्विस की एक बहुत ही गर्व की बात है कि गर्ल्स धीरे धीरे सर्विस में आ रही है। बहुत अच्छा। जैसा कि मेरे को देखने में ये मिला है 5 साल के एक्सपीरियंस में कि फायर सर्विस जॉब एज ए आनुवंशिक जॉब है, क्योंकि जो इस फील्ड में पहले से हैं उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के रिलेटिव इस जॉब को चूज करते हैं। और वैसा ही कुछ आपका उदाहरण है, क्योंकि आपके पिताश्री इसी फील्ड से थे, तो हाँ। ऐसा क्या कारण रहा होगा? जैसे ऐसा कुछ नहीं है, अब जैसे अदर एरियाज के रूरल एरियाज के लोग हैं वो भी हमारी सर्विस में आए हैं। पहले ये था कि लोग जैसे वेबसाइट पे चेक वगैरह करना और जैसे गाइडेंस की कमियां थी कि लोग समझ नहीं पाते थे, और कुछ लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट फायर सर्विस जैसे एक प्राइवेट कोर्सेज की तरह है और ये मतलब एक सर्विस का एरिया नहीं है, तो सब लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे। पर जैसे जैसे लोगों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यों के बारे में पता चल रहा है और इससे आपको कहाँ आगे बढ़ने के जो अवसर मिल रहे हैं, तो अब धीरे धीरे लोग हर चीज आज नेट गूगल पे सर्च करके सब कुछ पता चल जाता है। पहले इन सब चीजों का अभाव था, तो धीरे धीरे जैसे टेक्निक्स बढ़ी है, नेट का उपयोग बढ़ा है, तो सब लोग इससे अवेयर हो गए हैं, तो अब हर कोई आ सकता है। आप महिलाओं को या लेडीजों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अक्सर गांव से जब लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं तो उनके लिए एक माहौल, भयावह सा माहौल होता है, लड़के उनको परेशान करते हैं और कुछ फेक अकाउंट बनाकर उनको सोशल मीडिया पे भी दुर्व्यवहार करते हैं, तो लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके फैमिली वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो उनको डांटे नहीं, उनको प्रेरित करें इन समस्याओं से निपटने के लिए? मैं आज इस वुमेन्स डे के मौके पे यही कहना चाहती हूँ कि जब हम बाहर निकलते हैं तो कोई हमें कुछ भी वर्ड्स बोल देता है कि इससे आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, हमें लोग परेशान करते हैं, तो आपको उन सब चीजों से नहीं डरना है। और सबसे बड़ी बात ये कि फैमिली में ही बच्चों को ये सेटअप देना चाहिए कि लड़का लड़की दोनों एक समान होते हैं। अगर ये नहीं है कि सॉफ्ट वर्क लड़कियों के लिए है और हार्ड वर्क बॉयज के लिए है, सारे काम इक्वल होते हैं, तो उन्हें उनकी जो मेंटेलिटी है उसमें ही शुरू से ही एक स्ट्रेंथ बना के रखनी चाहिए, जिससे भविष्य में उन्हें अपने लाइफ के लिए अगर पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़े, आगे जाना पड़े, तो वो खुलकर उन सब चीजों का मुकाबला कर सके। जैसे हम देखते हैं कि बाहर जैसे रूरल एरिया से या लड़कियां बाहर अकेली फैमिली से बहुत दिनों बाद बाहर आती है तो थोड़ा डरी डरी सहमी सहमी रहती है, क्योंकि वो घर से ही उनको वो माहौल नहीं मिलता। उनको हर चीज जैसे भाई के साथ आप बाहर जाओ, पिताजी के साथ बाहर जाओ, कोई ना कोई फैमिली मेंबर या रिलेटिव उनके साथ रहेगा। अगर आप शुरू से ही अपनी बेटी को हर चीज का सामना करना सिखाओगे तो ये सिचुएशंस कभी क्रिएट नहीं होगी। और जैसे आजकल ये चीज तो बहुत गलत है कि किसी भी बहन बेटी का फेसबुक फेक अकाउंट बनाकर डालना, तो ये तो आजकल के लोगों की क्या मेंटेलिटी है कि हम किसी का अकाउंट बना के उसको टॉर्चर करेंगे या फिर हैरेस करेंगे। तो इसके लिए भी आपको नहीं डरना। अगर कोई आपका फेक अकाउंट बना लेता है या कुछ कोई आपको डरा रहा है तो कुछ नहीं, आप उसको साइबर क्राइम के तहत आप उनकी रिपोर्ट करवा सकते हो। महिला आयोग है, काफी पुलिस में रिपोर्ट दे सकते हो और तुरंत उन पे कार्रवाई भी हो सकती है। बस ये है कि आपको उन चीजों से नहीं डरना है, क्योंकि लोग हमें धमकियां दे सकते हैं पर हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं। और अगर वो कुछ गलत करे उससे बेटर ये है कि हम गलत ना सहते हुए उसके ऊपर तुरंत एक्शन करें। उन अभिभावक, उन माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे कि जिन बेटियों के साथ बच्चों के द्वारा गलत किया जाता है, तो लड़कियां क्या है कि अपने माता पिता को कह नहीं सकती, कि वो सोचती हैं कि माता पिता अपने को ही डांटेंगे या अपना मोबाइल छीन लेंगे या अपने को डांटेंगे, क्योंकि ये सामाजिक सोसाइटी की एक धारणा है। तो उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी बीती अपने माता पिता को कहें या ना कहें या उसका डटकर सामना करें?
मैं उन सभी माता पिता अभिभावकों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ एक माता पिता से ऊपर उठकर एक दोस्त की तरह रहिए और उनसे हर चीज खुलकर बात कीजिए हर टॉपिक पे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि माता पिता को बच्चा कोई भी परेशानी होने पर कहने से डरता है कि उसके साथ, जैसे खास तौर पे बेटियां झिझकती है कि अगर कुछ गलत हो गया तो हम अपने माता पिता से क्या कहेंगे। तो ये नहीं है, माता पिता या उनके फैमिली मेंबर्स को ये है कि उनके साथ खुलकर व्यवहार करे, एक दोस्त की तरह बनकर उनके साथ टाइम स्पेंड करे, और एक पिता और माता को समय समय पर अपने बच्चों से बैठकर खुलकर बात करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई तुम्हें परेशान तो नहीं करना, मतलब हर टाइम टू टाइम उनको समय देना चाहिए। बहुत अच्छा। आप जिस पद पर हैं, जो जिम्मेदारी आपको मिली है फाइटर की, वो आखिर उसमें किस प्रकार का काम होता है? एयरपोर्ट फायर सर्विस का ये काम है कि जब इनकेस किसी एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त इनकेस कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो उस वक्त हम हमेशा अलर्ट रहते हैं कि अगर इमीडिएटली कुछ एक्शन करना हुआ तो हम तुरंत वहां जाकर रेस्पॉन्स कर सके, रेस्क्यू कर सके एयरक्राफ्ट और वहां के पैसेंजर्स को बचा सके। आपको जो जिम्मेदारियां पद मिला है, उसके तहत आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या ये आपका पद जोखिम से भरा है या जोखिम मुक्त है, क्या है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हर काम जोखिम से भरा रहता है। अगर हम सुबह घर से निकलते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम मुसीबतों का सामना नहीं करते हैं। बच्चा जब छोटा रहता है तब से ही वो मुसीबतें झेल झेल के आगे बढ़ता है। तो हम महिलाओं के लिए कोई भी काम जोखिम भरा नहीं है। आज अंतरिक्ष से लेकर फाइटर प्लेन से लेकर देश की सुरक्षा तक अगर हमारी बेटियां कर रही है तो फायर सर्विस भी उनके लिए कोई जोखिम के लिए नहीं है। वो एक नॉर्मल जॉब की तरह ही है गर्ल्स के लिए, और इसमें उनको खुलकर आगे आना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अलावा महिलाओं के लिए फायर एंड सेफ्टी में कौन-कौन से अवसर हैं? जैसा कि सभी स्टेट में, जिलों में स्टेट फायर रहती है तो आज गर्ल्स उसमें भी जा सकती है एयरपोर्ट फायर सर्विस में, या अभी जो सरकारी गैर सरकारी जो क्षेत्रों में काफी मॉल्स वगैरह बन रहे हैं, और जैसे एलपीजी गैस से रिलेटेड कई प्लांट है और बहुमंजिला इमारतें हैं, सब जगह सिविल इलेक्ट्रिकल क्षेत्रों में सब जगह फायर की डिमांड सब जगह रहती है, क्योंकि फायर इंस्टॉलेशन सब जगह रहता है। तो वहां पर भी आप गर्ल्स जा सकती है। अगर आपने फाइटिंग एंड सेफ्टी से संबंधित कोई डिप्लोमा कर रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, या बी फायर कर रखा है, तो आप उसमें अच्छे पदों पर फायरमैन से लेकर फायर अधिकारी से लेकर चीफ फायर ऑफिसर अलग अलग पदों पर जा सकते हो। आपका मानना ये है कि फायर एंड सेफ्टी से अछूता कोई भी सेक्टर नहीं है? सब जगह ही फायर की काफी डिमांड है, और आजकल तो सब जगह जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके अकॉर्डिंग तो सब जगह फायर प्रिवेंशन का जो रोकथाम की जो उपाय हैं वो जरूरी कर दिए गए हैं। तो क्या महिलाओं का इनमें फिक्स रिजर्वेशन रहता है क्या, या पुरुषों के बराबर कोई भी जा सकता है, कंपटीशन रहता है, क्या रहता है? सर जैसे हमें कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है महिलाओं का, पुरुषों के बराबर ही हमारा काम रहता है। ये नहीं है कि जो काम पुरुष कर रहा है महिलाओं को उसमें छूट दी रही है, हमें उनके बराबर होकर उनकी जितना ही हमें काम करना रहता है, कोई इसमें कोई रिलेक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, उन्हीं के बराबर हम फाइट करते हैं। आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी में फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है बालिकाओं के लिए? जो वॉइस का है वही हमारा स्टैंडर्ड रहता है। बस ये है कि जो गर्ल्स में जैसे रनिंग में है और रनिंग में, रोप में, लेडर वगैरह, उसमें थोड़ा सा रेशो कम हो जाता है हल्का सा। कल आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर आपने बोला था कि आपके जो क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो अपने काफ़ी लड़कियों के मैसेज आए, उनका नाम तो नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने क्वेश्चन अमूमन किए हैं कि 2021 में जो राजस्थान फायर सर्विस में भर्ती आने वाली है उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किए हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी होगी कि हमारा आरएफएस राजस्थान फायर सर्विस में हमारा सिलेक्शन हो जाए। पहले तो उसमें जैसे अलग अलग पोस्टें वगैरह निकल रही है, जैसे फायरमैन से फायर ड्राइवर, इन सब की पोस्ट निकल रही है, जिसमें 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स कंपलसरी कर रखा है। तो मेरा ये है कि अगर जो फायर सर्विस में आने की इच्छुक लड़के या लड़कियां हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि पहले आप जो फॉर्मेलिटी सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट से या जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान है जो फायर सर्विस से रिलेटेड आपको कोर्स करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से 6 महीने से लेके 3 साल के कई तरह के कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हो, और उसके बाद आप फायर से रिलेटेड सर्विसेज में जा सकते हो। एक बालिका का क्वेश्चन था कि आरएफएस सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ाई की जाए?
ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं रहता है कि कितना घंटा पढ़ना है, पर आप कम से कम अगर 3-4 घंटे भी एकाग्र होकर अपना पूरा डेडिकेशन बुक्स में देते हो तो आप पढ़ सकते हो। और एक बुक्स के अलावा भी जब आप डिस्कस करते हो किसी से, खुद के नोट्स तैयार करते हो, तो वो भी काफ़ी बेनिफिटेबल रहते हैं। और फाइट से संबंधित बुक्स वगैरह आपको मार्केट में काफ़ी आपके अकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करके आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते जी हैं। जी। आपके अनुसार इस फील्ड में कितना कंपटीशन हो सकता है? सर जैसे पहले की बात करें तो पहले लोगों इसके बारे में अवेयर नहीं थी कि फायर सेफ्टी से रिलेटेड कुछ होता है, क्योंकि सब इसको इतना मतलब एक गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतना यूटिलाइज नहीं समझते थे। पर जैसे जैसे अब दिन बढ़ रहे हैं तो लोग इसके बारे में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और जैसे मैं खुद देख रही हूँ तो काफी लोग इसमें आना भी चाहते हैं, तो अब धीरे धीरे कंपटीशन इसमें बढ़ता ही जा रहा है। तो इस सेक्टर को लेकर कंपटीशन क्लासेस की क्या भूमिका है? कंपटीशन क्लासेज की यही है कि जो भी जिस गर्ल्स बॉयज इस सर्विस में आना चाहते हैं वो कंपटीशन क्लासेज ज्वाइन करके फायर सेफ्टी से रिलेटेड वहां पर एक मार्गदर्शन के रूप में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी उनके क्वेश्चन है वो अपने इंस्ट्रक्टर से पूछकर एग्जाम वगैरह की तैयारी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट या वगैरह ये सब चीजें ऐसी होती है कि अगर हम जिन चीजों को हम घर पे सॉल्व नहीं कर सकते या हम पढ़ नहीं सकते, वो कोचिंगों के माध्यम से क्लियर हो जाती है। अच्छा जी। तो इसमें अभी क्या है कि कोरोना के बाद में एक नया ट्रेंड आया है ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का। क्या फायर फाइटिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन सक्सेस है या नहीं है? जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने से हम फायर फाइटिंग के बारे में थ्योरिकल तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर जैसे कि देखा जाए कि थ्योरिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क हम करते हैं तो हम ज़्यादा सीख पाते हैं। तो यही है कि फायर सर्विस के लिए आपको प्रैक्टिकली ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस रहता है। इसके हिसाब से आपका मानना ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूरी है? हाँ जरूर, कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी शिक्षण संस्थान हो गया, सरकारी गैर सरकारी, उनमें आप एडमिशन लेकर अगर आपको फायर से रिलेटेड अगर सब कुछ सीखना है तो आप थ्योरी के साथ साथ वहाँ पर फिजिकल भी सीख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर फायर अप्लायंस ड्रिल वगैरह सारी चीज़ें जो फिजिकली हमें स्ट्रॉन्ग रहने के लिए करवाई जाती है, जैसे हाइड्रेंट वगैरह और होज रील वगैरह क्या होती है, उनका आप उनको वहाँ पे वर्बली जाके पूछोगे, देखोगे, उनसे काम करोगे तो ही तो आप फायर फाइटिंग का पूरा सिस्टम सीख पाओगे। ये है। आपके और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग करवाता है? हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 इंस्टीट्यूट हैं, एफटीसी कोलकाता, एफटीसी दिल्ली और एफएसटीसी कोलकाता नारायणपुर। यहाँ एयरपोर्ट फायर सर्विस में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के अलावा बाहर से भी अगर कोई स्टूडेंट लड़का या लड़की ट्रेनिंग करना चाहे तो वो कर सकता है। अच्छा, प्राइवेट का करवाते हैं? हाँ, प्राइवेट कोर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करवाती है, वो 4 महीने का हमारा कोर्स रहता है वहाँ पे। नहीं, सिलेक्टेड बंदों को करवाती है, प्राइवेट बंदों को भी करवाती है? प्राइवेट जो करना चाहे अलग से एडमिशन लेके उनका करवाना, उनका अलग से पैकेज डिसाइडेड रहता है, तो वहाँ से पूरी डिटेल्स उनका मिल जाएगी। एडमिशन प्रोसेस बताएंगे आप कि उनका एडमिशन कैसे होता है? उनका एडमिशन प्रोसेस ये रहता है कि वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि यहाँ पे दोनों ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे इस वक्त एडमिशन ओपन हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे फॉर्म फिल करके अपना जो भी एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो सारी भेज सकते हो। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप पूरी लिस्ट निकाल देते हैं टोटल कैंडिडेट्स की जितने का सिलेक्शन हुआ है। तो आपने फायरमैन का प्रशिक्षण प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लिया है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से? सर मैंने कोई फायर का अलग से कोर्स नहीं करा, मैंने मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, उस वक्त इसका भी एग्जाम हुआ तो मैंने इसका एग्जाम दिया। जब मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने खुद ने ही हमें एफएसटीसी नारायणपुर कोलकाता ट्रेनिंग के लिए भेजा। अच्छा, सिलेक्शन के बाद में आपने? हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी खुद सिलेक्शन के बाद में फायर सर्विस की ट्रेनिंग देती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जैसा कि आपने मुझे आते ही एक रिक्वेस्ट की थी कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा एक सौगात दी जानी चाहिए। आज महिला दिवस है तो महिलाओं को कुछ विशेष ऑफर देना चाहिए ताकि महिलाएं भी पुरुषों के समान इस सेक्टर में आए और अपना जज्बा दिखाए और पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा ले सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस ऑफर के लिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आपने ये पहल करी है बहुत ही सराहनीय है, ऐसा सभी जगह करना चाहिए जिससे गर्ल्स अधिक से अधिक ज्यादा इस सर्विस में मोटिवेट हो सके, क्योंकि आज भी कई जगह ऐसी है जहाँ पे पेरेंट्स अपनी बच्चियों को इन सर्विसों से दूर रखना चाहते हैं। तो अगर आप गर्ल्स के लिए ऐसे कदम उठाओगे तो उन्हें बहुत आगे आने का मौका मिलेगा। तो हमने मैडम के माध्यम से एक ऑफर लॉन्च किया है महिलाओं के लिए
स्पेशल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे ऑफर है हमारा, खासकर उन महिलाओं के लिए जो विधवा हैं, शहीद की पत्नी या बेटियां हैं, जिनका आर्थिक रूप से कमजोर है, जो फीस पे नहीं कर पाते हैं, उनको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। इसके लिए आपको 11 तारीख तक 11 मार्च 2021 तक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। साथ ही जो ऑफर है महिलाओं के लिए स्पेशल, वो भी 11 तारीख तक रहेगा। ऑनलाइन में 35 है और ऑफलाइन में हमने 6,000 रुपये फीस रखी है। ऑफलाइन की वैसे फीस हमारी 12,500 रुपये। ठीक है मैम, आप संतुष्ट हैं इससे? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे कि इसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी गर्ल्स बॉयज इसमें इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ जैसा कि इन्होंने आपको बताया कि यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स के लिए सभी तरह के कोर्स अवेलेबल है फायर सेफ्टी से रिलेटेड, और गर्ल्स को डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि गर्ल्स सभी इसमें इंटरेस्ट लें, और अगर उनको इस सर्विस में आने की इच्छा है तो वो रॉयल एकेडमी फायर सर्विस के लिए ज्वाइन कर सकती है, उनके लिए अच्छा है। जी, हमारे पास अभी ऑनलाइन में मिस्टर KN माथुर सर हैं, जो CISF से रिटायर्ड कमांडेंट हैं। उन्होंने 36 साल फायर सर्विस के जो किए CISF के अंतर्गत, और अभी वर्तमान के अंदर वो सर राजस्थान स्वशासन संस्थान में 7 साल से पढ़ा रहे हैं। वर्ष में 2 बार उनके बैच निकलते हैं, तो लगभग उन्होंने 14 बैच निकाले अपनी सर्विस के अंतर्गत। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारे ऑनलाइन में भी, और ऑफलाइन में भी मिस्टर RP सर और BD गुजर सर है, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है। RP सर 11 वर्ष का एक्सपीरियंस रखते हैं और BD सर 6 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। उसके साथ ही हम प्रैक्टिकल, ग्राउंड प्रैक्टिकल दोनों करवाते हैं। क्लासरूम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के माध्यम से करवाते हैं और ग्राउंड प्रैक्टिकल हम फायर स्टेशन पर करवाते हैं मैडम। ठीक है मैडम, और क्या संदेश देना चाहेंगे अब महिला दिवस के उपलक्ष्य पर महिलाओं को या बालिकाओं को? मैं महिला दिवस के मौके पर बस यही कहना चाहती हूँ कि वैसे तो हर दिन महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए, पर यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में घोषित किया है, जिससे हमारे समाज में हमारे सोसाइटी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जा सके। तो यही है कि आज हम महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है, पुरुषों का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रही है, और आज जीवन के हम एक क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित कर रही है। तो बस यही मेरी आपको ये कहना है कि आप आगे से ज़्यादा अपने हौसलों को बुलंद रखो और आगे बढ़ो। और ये बस यही है कि अब हम ना तो अबला है ना बिचारी है, क्योंकि आज हम आज के युग की नारी है। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, आपने आपका कीमती समय दिया। थैंक यू। थैंक यू अगेन, थैंक यू।